नमस्कार, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग आँख के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले टर्म पे भी मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी में डायग्राम्स बहुत बनाने पड़ते हैं और डायग्राम्स बनाने में शुरू में घबराहट होती है, लेकिन इसकी एक ट्रिक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 48 साल से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आज इसका डायग्राम बनाने बैठा मैं तो पहले जब बनाने लगा तो इस तरीके का डायग्राम बन गया। 2 बार गलत बना, तीसरी बार सही बना। एक तरीका ये होता है कि पहले आंख बंद करके उसके सारे पार्ट्स को देख लीजिए, मन में सोच लीजिए, अच्छा ये पार्ट हमें बनाना है, ऐसे बनाना है। सारे पार्ट्स आंख बंद करके मन में ही 1 मिनट में दोहरा लीजिए और दोहरा लेने के बाद फिर उठाइए, आंख खोलिए जब तो फ्री हैंड पे चलाइए पेन या पेंसिल। जो किताब में डायग्राम दिया हुआ है वो बिल्कुल वैसे बना सकना संभव नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। असली बात यह है कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका डायग्राम वो बातें कह रहा है, ये बात आपको ध्यान में देनी है। डायग्राम की लेबलिंग बहुत सावधानी से करनी है, जहाँ तक संभव हो स्ट्रेट लाइन में करनी है। और यदि ज़्यादा लेबलिंग हो तो उसमें एक तरीका ये भी होता है, जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि कुछ लेवल को आप सीधे नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 और नीचे की तरफ उसके बारे में लिख लीजिए। इम्तहान में जो एग्जामिनर जब कॉपी जांचते हैं तो आपको मैं बता दूं, वो कुछ इस तरीके से जांचते हैं। यानी कि पूरा वर्ड बाय वर्ड कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, इसलिए आप जो चीज़ चाहते हैं कि एग्जामिनर देखे तो उसे आपको दुकानें के ऊपर जो नियॉन लाइट होती है, साइन बोर्ड होती है, उस तरीके से अपने डायग्राम को बनाना है। अपने मटेरियल को इस तरीके से लिखना है कि हेडिंग सब हेडिंग में लिखना है और पैराग्राफ वाइज तोड़ना है। डायग्राम के नीचे जो लेबलिंग आप लिखते हैं उससे एग्जामिनर देखते हैं। और उसमें किताब में जो डायग्राम की लेबलिंग होती है उसमें तो सीधे सीधे ये लिख दिया, जैसे VS ह्यूमन आई। इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसको नीचे लेबलिंग में 1-2 लाइन में लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर इसे पढ़ता है। तो आप VS ह्यूमन आई शोइंग द 3 लेयर्स स्क्लेरोटिक कोरैट रेटिना, आई कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा, ये आपने नीचे लेबलिंग में लिख दिया तो वो एग्जामिनर देखता है। अब ह्यूमन आई जो है हमें चीज़ों को देखने की रोशनी और अंधेरे के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है। और इसमें 2 हिस्से होते हैं इसकी रेटिना में। एक हिस्सा तो सीधे सीधे अंधेरे और रोशनी को डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है कोन सेल्स, तीनों अलग अलग कलर को पहचान करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो सबसे बाहर की लेयर है, हमारी आँख की सुरक्षा करने के लिए जो पलकें हैं, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, ये पलकें सीधे सीधे आँख का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो भौहें हैं, आईब्रो, ये भी सीधे सीधे विजन के लिए कोई रोल नहीं है इनका, लेकिन ये बारिश की बूंदें या पसीने की बूंदें आँख के अंदर न चली जाएं तो इसके लिए थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान करते हैं। पलकें क्योंकि लगातार हम देखते रहें तो उसमें हमारी आँखें थक जाती हैं, तो बीच बीच में खुद नेचर ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि हम हर थोड़ी देर के बाद आँख की पलकें हमारी खुलती बंद होती रहती हैं। और उसमें बंद होने के साथ साथ क्या होता है कि वो पूरी की पूरी आँख की कॉर्निया कंजंक्टिवा के सामने आंसू की लेयर्स को स्प्रेड कर देती हैं, क्योंकि ये आंसू की लेयर जो है नमी प्रदान करती है, धूल से बचाव करती है, बैक्टीरिया से बचाव करती है। शायद आपको पता ना हो कि हम हर समय हमारी आँख में आंसू बनते रहते हैं। आँख के किनारे की तरफ यहाँ पर
लैक्राइमल ग्लैंड होती है या टीयर ग्लैंड, और ये लैक्राइमल ग्लैंड से करीब 10-12 डक्ट्स आती हैं जो कि आंसू को हमारी आँख की बाहरी लेयर पर हमेशा स्प्रेड करती रहती है। और सच्चाई यह है कि इसके ऊपर एक और लेयर होती है, आयली फिल्म की लेयर, एक लेयर होते हैं मीबोमियन ग्लैंड। तो मीबोमियन ग्लैंड जो है एक आयली लेयर सिक्रीट करती है जो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देती है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। हाँ, जब हम रोते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय ये ऊपर की लेयर ब्रेक हो जाती है तो आंसू बाहर ढुलकने लगते हैं। अदरवाइज ये वैसे ही आंसू बहते रहते हैं और नीचे से फिर नेजो लैक्राइमल डक्ट से हमारी नेजल कैविटी में जाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और इसके अलावा जो पलकें हैं, पलकों से लगी हुई आई लैशेज होती हैं। आई लैशेज भी थोड़ी सी धूल वगैरह से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। तो आई लिड्स और ये आई लैशेज। इसके बाद इसी स्किन की जो एक लेयर है आई के बाहर, जो कि वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो जिसे हम कहते हैं कंजंक्टाइवा। तो कंजंक्टाइवा भी जो है स्किन की लेयर है जो कि आँख के सामने एक ट्रांसपेरेंट विंडो का काम करती है। फिर इसके बाद खुद ही हमारे आँखों में एक क्षमता होती है रोशनी में जाने पर और अंधेरे में जाने पर। रोशनी में जाने पर क्या होता है कि उस समय अपने आप जो आँख के सामने का जो ये प्यूपिल है, जो आँख में जो गोल सा बीच का हिस्सा है, तो वो प्यूपिल थोड़ा छोटा हो जाता है, उसमें कुछ घेरे हुए कुछ मसल्स होती हैं, छेद को छोटा कर लेती है कि जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी अचानक आ जाए तो हमारी आंखों को नुकसान न पहुंचाए। वहीं हल्की रोशनी में क्या होता है कि ये आँख की पुतली थोड़ी सी फैल जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी आप आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं आई टेस्ट कराने, तो वो एक दवा डालते हैं आँख में, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है कि आँख के जो बीच की पुतली है उसको थोड़ा सा फैला देता है, और फैला देता है उसके बाद वो देखता है डॉक्टर, तो आँख के अंदर की रेटिना वगैरह काफ़ी डिटेल में दिखाई दी जाती है। अब 3 लेयर होती हैं आँख में। सबसे बाहर की लेयर होती है स्क्लेरोटिक, और बर्ड्स की आँख में ये स्क्लेरोटिक लेयर जो है हड्डी से बनी होती है, क्योंकि उसको वो मजबूती प्रदान करती है कि जैसे कभी आप दोपहिया वाहन पे बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हैं तो उस समय आँखों के ऊपर भी थोड़ा सा तेज हवा का प्रेशर पड़ता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, जनरली एक बिना पावर वाला चश्मा लगा लेते हैं। बर्ड्स में भी ऐसा होता है कि उसमें उड़ते समय हवा का प्रेशर न लगे, तो इसके लिए उनकी ये जो स्क्लेरोटिक है ये बोनी होती है। दूसरी बात, इसके बाद जो दूसरी लेयर है इसे कहते हैं कोराइड। कोराइड के अंदर जो है पिगमेंट लेयर होती है, और ये भी जो है इसके अंदर मिलानिन पिगमेंट होता है। रोशनी के साथ जो अंदर रोशनी आती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, होने पाए उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इसी का कोराइड का आगे का हिस्सा जो है आइरिस बनाता है, जो आँख में जो बीच में गोल सा छेद है, और उसके गोल से छेद के बीच में जो एक गोल छेद है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, जो कि छेद इस मसल्स के कारण थोड़ा सा छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इसके बाद अंदर की जो लेयर होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना में एक्चुअली लाइट रिसेप्टर्स होती हैं जो कि रोशनी और अंधेरे से प्रभावित होते हैं। इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स तो सिंपली डिम लाइट के लिए होती हैं और रोशनी और अंधेरे को डिस्क्रिमिनेट करती हैं। कोन सेल्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स के लिए होती हैं। तो इनमें एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे को इसी के बिल्कुल सीध में कोन सेल्स का कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिसे फोविया कहते हैं।
और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, देखने की क्षमता यहाँ पे इस हिस्से में होती है। वहीं पे एक हिस्सा होता है जहाँ पे कि इससे निकलने वाली ऑप्टिक नर्व्स बाहर को जाती हैं, तो इस हिस्से को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि इस हिस्से में इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। रेटिना के रॉड सेल्स में एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे रोडॉप्सिन कहते हैं, और रोडॉप्सिन या विजुअल पर्पल, तो जब रोशनी पड़ती है इस रोडॉप्सिन पर तो ये दो कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। एक तो रेटिनिन जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है, प्लस ऑप्सिन। और ये जो रेटिनिन और ऑप्सिन में टूटना है, यही फिर इन सेंसरी सेल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल करंट या एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, और फिर उसी एक्शन पोटेंशियल के मैसेज के रूप में ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं। आँख को की आईबॉल को अपनी जगह ये एक हड्डियों के खोल के अंदर बंद रहता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं, और इसको थोड़ा बहुत अगल बगल में हिला डुला सकने के लिए 6 आई मसल्स पाई जाती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड नौकरी, जैसे ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के लिए, जिन्हें ये डिस्क्रिमिनेट अच्छी तरह से आंखें कर सकें कि रेड और ग्रीन और डिफरेंट कलर्स के जो सिग्नल्स हैं रात के समय उसे अच्छी तरह से पहचान सकें। कुछ लोगों में ये क्षमता कम होती है, तो जिसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वो रेड और ग्रीन के बीच में हल्की रोशनी में रात के समय पहचान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर ये नौकरियां नहीं दी जाती हैं। और ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। ऐसे ही नाइट ब्लाइंडनेस है, जो इसमें कि रात के समय या थोड़ी कम रोशनी में रॉड सेल्स कम होते हैं, तो ऐसे लोगों को कम दिखाई देता है। और प्रायः आँख के सीधे सीधे जैसे लाइट यहाँ से आई, यहाँ पर प्यूपिल के तुरंत पीछे लेंस होता है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा रहता है। शुरू में यंग स्टेज में तो इस लेंस की को थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी इसमें होती है ऐसे, तो जिससे कि इसके फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। हम लोग यंग स्टेज में जैसे कोई चीज़ बहुत दूर है या थोड़ा बहुत करीब है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अपनी आँख के फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे कि एक क्षण के बाद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। लेकिन बाद में बुढ़ापे में, ओल्ड एज में क्या होता है कि ये इलास्टिसिटी कम होने लगती है। कुछ लोग तो इसके साथ साथ जो पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होने के साथ साथ फिर लेंस का कर्वेचर या फिर इस लेंस से यहाँ की जो दूरी है ये कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इन दो कारणों से ये इनका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, तो ये जो इमेज बनती है, एक स्थिति तो ये होती है कि यहाँ पर बन जाती है, जिसे कहते हैं मायोपिया। और मायोपिया में फिर उसके इलाज के लिए कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिर जो यहाँ इमेज बन रहा था वो यहाँ पे बनने लगता है। तो ये इसमें मायोपिया में क्या होता है कि हमें पास की चीज़ें तो ठीक ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं अच्छी तरह से, तो उन्हें में ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए माइनस पावर का चश्मा फिर लगाना पड़ता है, तो उससे वो इमेज यहाँ बनने लगती है। बुढ़ापे में कुछ लोगों को दूर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं ठीक ठाक, लेकिन अखबार या किताब पढ़ने लगें तो उसमें वो फोकस नहीं कर पाते हैं। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो इमेज यहाँ बनने की जगह यहाँ बनने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में उसके इलाज के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो
कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जिससे कि फिर वो यहीं पर इमेज बनने लगता है। कुछ लोगों में ओल्ड एज में जो लेंस है ये ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, तो फिर दिखाई देने में जो है आंशिक या परेशानी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में यदि नॉर्मल चश्मे में से ठीक नहीं हो पाए तो उसको फिर कैटरेक्ट कहते हैं, और कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आँख का डॉक्टर इस लेंस को निकाल लेते हैं, लेसर बीम से ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल लेंस उतने ही वेवलेंथ का अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो आंखें ठीक हो जाती हैं। तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आसान है। लेकिन यहीं पे एक और समस्या आती है। यहाँ पर जो लिक्विड होती है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड होती है विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इस लिक्विड का जो अमाउंट है वो पूरी आँख के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें गड़बड़ी होने पर क्या होता है कि इनमें प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, तो इससे रिलेटेड एक डिजीज होती है ग्लाकोमा। और ग्लाकोमा भी जो है बहुत परेशान करने वाली आँख की बीमारियों में से एक है, जिसको फिर ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोगों में जो सबसे बाहर की लेयर है ये कॉर्निया, तो कॉर्निया में के खराब हो जाने के कारण विजन दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की आँख की कॉर्निया, जैसे कोई मर जाए तो उसके आँख की कॉर्निया निकाल करके लगभग 40 घंटे तक वो फंक्शनल रहती है। तो उसी बीच में यदि उसे निकाल करके डॉक्टर दूसरे जिसको कॉर्निया की ज़रूरत है उसे ट्रांसप्लांट करके ऑपरेशन कर देते हैं, तो उसकी आँख ठीक हो जाती है, उनका अंधापन दूर हो जाता है। तो इस प्रकार एक और बात आपसे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बातें हैं ये ठीक है कि जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ज़ूलॉजी ऑफ़र किया है उनके लिए इम्तहान की तैयारी के लिए ये चीज़ें पढ़ना तो आवश्यक है ही है। लेकिन इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सामान्य ज़िंदगी में हर व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है। कि हो सकता है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हों, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हों या फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट हों, तो भी ज़िंदगी में हमारी आँखें तो ही, आँख से होने वाली परेशानियाँ तो होती ही हैं, तो थोड़ी बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी बेसिक बैकग्राउंड जानकारी हम सभी के लिए लाभप्रद है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।